गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज जो हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे दैट इज इलास्टिक कोलिजन इन 2 डायमेंशन। तो इलास्टिक कोलिजन हम समझ चुके हैं 1 डायमेंशन में। 1 डायमेंशन मीन्स जब बॉडीज कोलाइड करेंगी उससे पहले भी वो 1 डायमेंशन यानी सिंगल लाइन में ट्रैवल कर रही होंगी और कोलाइड करने के बाद भी वो सिंगल लाइन में ट्रैवल कर रही होंगी, तो हम उसे बोल देते हैं ये हो गया इलास्टिक कोलिजन इन 1 डायमेंशन। बट 2 डायमेंशन का क्या मतलब है कि आपकी बॉडीज जो है वो सिर्फ एक एक्सिस में नहीं मूव कर रही होंगी, वो 2 डायमेंशन में यानी 2 एक्सिस में मूव कर सकती हैं। कोलिजन से पहले भी कर सकती हैं, कोलिजन के बाद भी कर सकती हैं और दोनों केसेस में भी कर सकती हैं कि पहले भी 2 डायमेंशन हो और बाद में भी 2 डायमेंशन हो। तो अभी जो हम अपनी स्टार्टिंग कर रहे हैं थोड़ी इजी लेवल पे करते हैं। हम अज्यूम कर रहे हैं कोलिजन से पहले ये स्ट्रेट लाइन में जा रही थी, बट कोलिजन के बाद जो है वो 2 डायमेंशंस यानी 2 अलग अलग एक्सिस के अकॉर्डिंग जा रही है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो इसके लिए हमें पहले तो अपने इलास्टिक कोलिजन की प्रॉपर्टीज का यूज करना है और फिर यहाँ पर भी हमें एक इम्पोर्टेंट जो है एक्सप्रेशन समझ लो करना पड़ेगा। एक चीज ये प्रूव करने के लिए कि जो 2 बॉडीज जाती हैं स्पेशल केस के लिए, अगर उन दोनों का मास सेम है, अगर उन दोनों का मास सेम है और सेकंड वाला जो है इसको हम अज्यूम कर लेते हैं और सेकंड वाली जो वेलोसिटी है वो 0 है। ठीक है, तो इस स्पेशल केस में क्या होगा कि आपकी जो दोनों बॉडीज हैं वो कितने डिग्री एंगल पर जाएंगी, एक दूसरे से 90 डिग्री एंगल पर जाएंगी। सिर्फ इस स्पेशल केस में, हर केस में नहीं जाएंगी। जब दोनों बॉडीज का मास सेम हो, सेकंड वाली रेस्ट पे हो, तो आपकी दोनों बॉडीज जो है वो एक दूसरे से 90 डिग्री एंगल पर जाएंगी, तो वो हमें प्रूव करना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। हमने यहाँ पर पहले डायग्राम आप समझ लो, उसके बाद तो फिर फॉर्मूले ही है सब। तो हमने अज्यूम कर लिया 2 बॉडीज, एक M1 एक M2, एक बॉडी A एक बॉडी B। भाई ये जा रही थी U1 वेलोसिटी से, ये जा रही थी U2, लेकिन हमें पता है हमें U2 क्या लेना है 0, तो हमने इसी को क्या ले लिया U ले लिया, क्योंकि जब 2 है नहीं एक ही है तो हमने इसको U ले लिया एंड इट इज एट रेस्ट। जैसे ही ये बॉडी कोलाइड हुई इसके साथ, क्योंकि ये किसी वेलोसिटी से आ रही थी, ये यहीं पर रेस्ट पे पड़ा हुआ था। ठीक है, सेकेंड बॉडी, ये दोनों क्या हो गई आपस में एक एंगल बनाती हुई स्कैटर हो गई। ठीक है, 2 डायमेंशन में एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग भी इसकी वैल्यू चेंज हो रही है और वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग भी इसकी वैल्यू चेंज हो रही है, तो इसीलिए हम इसको 2 डायमेंशन बोल रहे हैं। ठीक है, तो वो थीटा एंगल बनाती हुई ए बॉडी इस साइड चली गई और कितनी वेलोसिटी से जा रही है v1 वेलोसिटी से, और सेकेंड बॉडी फाई एंगल बनाती हुई इस साइड आ गई और सेम इसकी भी x की वैल्यू और y की वैल्यू दोनों चेंज हो रही है मींस 2 डायमेंशन, और ये किस वेलोसिटी से जा रही है v1 वेलोसिटी से जा रही है। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद ये वेलोसिटी हो गई, वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ऊपर से वो एंगल बना रही है तो वो 2 कंपोनेंट में क्या हो जाएगी रिजॉल्व। जिस पर एंगल बना हुआ है वो कंपोनेंट हो जाएगा v1 cos थीटा, जिस पर नहीं बना हुआ उसके बिल्कुल परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट वो कौन सा हो जाएगा v1 sin थीटा। ठीक है, अब ऐसे ही इसको भी v1 ले लिया, v2 होगा। ठीक है, अब ऐसे ही सेकंड वाले की जो वेलोसिटी है v2, वो भी एक एंगल बना रही है और इस एक्सिस के साथ एंगल बना रही है, तो जिस पर एंगल बना हुआ है वो कंपोनेंट कौन सा हो जाएगा v2 का cos फाई, और जिस पर नहीं बना हुआ वो कंपोनेंट कौन सा हो जाएगा v2 sin फाई। तो हमने डायग्राम ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिया है, क्योंकि हमें डायरेक्शन चेंज हो रही है तो ऊपर से एंगल पर जा रही है, तो हमें कंपोनेंट्स में यहाँ पर रिजॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, डायग्राम कंप्लीट। अब हम आ जाते हैं अपनी कैलकुलेशन पे। तो कुछ आपको थ्योरी जो भी आपने अजम्पशन लिया वो राइट करनी होगी। क्या, लेट अस कंसीडर 2 बॉडीज A and B of masses m1 and m2 respectively and A is moving with initial velocity u and B is at rest। ये अजम्पशन तो हमने पहले ले ली, मास वाली हम बाद में लेंगे। ठीक है, वो प्रूव करने के लिए 90 डिग्री, क्योंकि ये तो हमारा ऑलमोस्ट सभी केस में रहता ही है। ठीक है, ये हमारे पास अब आया तो मास वाला जो है वो हम बाद में लेंगे। आफ्टर कोलिजन दे बोथ गेट स्कैटर्ड एट एन एंगल ऑफ थीटा एंड फाई विद एक्स एक्सिस। दोनों जो है स्कैटर हो रही है आफ्टर कोलिजन। एक्स एक्सिस के साथ फर्स्ट वाली तो बना रही है थीटा एंगल और दूसरी वाली बना रही है फाई एंगल एंड विद फाइनल वेलोसिटी v1 एंड v2, और दोनों किस वेलोसिटी से जा रही है v1 और v2। तो मैंने बोर्ड पे पहले राइट किया हुआ है, थोड़ा बड़ा होता है तो साथ के साथ लिखते जाओ और समझाते जाओ, टाइम लेता है, लेकिन एक एक स्टेप ध्यान से देखना, कंफ्यूज मत हो जाना।
तो यहाँ पर हमने सबसे पहले, अब फॉर्मूलेस पे आ जाते हैं, हमें पता है लीनियर मोमेंटम जो है वो यहाँ क्या रहने वाला है, कंजर्व। अब लीनियर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, मास इनटू वेलोसिटी, p से डिनोट करते हैं इसे, और वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसका मतलब लीनियर मोमेंटम में कौन सी क्वांटिटी होगी, वेक्टर। अगर ये वेक्टर क्वांटिटी है तो हमें डायरेक्शन का बहुत ध्यान देना पड़ेगा, और हमें मोमेंटम फिर दो पार्ट्स में यानी दो अलग अलग डायमेंशंस में फाइंड आउट करना पड़ेगा, ठीक है, एक्स एक्सिस में भी और वाई एक्सिस में। क्यों? क्योंकि मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी और वेक्टर में डायरेक्शन का ध्यान देना हमें, तो दोनों डायमेंशन में हमें आंसर निकालना पड़ेगा, अलोंग एक्स एक्सिस भी और अलोंग वाई एक्सिस भी। तो स्टार्ट करते हैं। जब हमने फर्स्ट वाले ऑब्जेक्ट को देखा एक्स एक्सिस के लिए, अब हम बात करेंगे सिर्फ वाई एक्सिस के लिए नहीं। तो जब फर्स्ट बॉडी आ रही थी, देखो बिफोर कोलिजन तो एक्स वाई कुछ है ही नहीं, स्ट्रेट लाइन में ही है, ठीक है, तो यहाँ पर सिर्फ एक्स एक्सिस ही है, कोई एंगल की बात तो होनी नहीं। तो इसके लिए मोमेंटम बिफोर कोलिजन किसके इक्वल हो गया, m1 इंटू यू, प्लस सेकेंड के लिए होना था m2 इंटू u2, बट ये जीरो है, मल्टीप्लाई होकर जीरो, वैल्यू क्या आ जाएगी जीरो, m1 u प्लस जीरो m1 u, समझ गया, इज इक्वल टू मोमेंटम आफ्टर कोलिजन बट अलोंग एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस पे वेलोसिटी का कौन सा कंपोनेंट है, फर्स्ट वाले की वेलोसिटी का v1 cos थीटा, और सेकंड वाले का कौन सा है, v2 cos फाई। तो मतलब फर्स्ट वाले का मोमेंटम क्या बनेगा, m1 v1 cos थीटा प्लस m2 v2 cos फाई। अब खाली v1 और v2 नहीं आए यहाँ पर, क्यों, क्योंकि v1 जो है अब वो सेम एक ही एक्सिस पे नहीं लग रहा, वो एक एंगल पर लग रहा है, और वो दो कंपोनेंट्स में रिजॉल्व हो गया है। तो x पे v1 का कौन सा कंपोनेंट लग रहा है, cos थीटा, तो v1 के साथ cos थीटा भी आ जाएगा, सेम v2 के साथ cos फाई। अब हम अपना ये सेकंड केस यहाँ लगा देते हैं। सेकंड केस मीन्स m1 और m2 ये सब सेम है। तो अगर ये सेम है, अगर आपने इनकी जगह m पुट कर दिया और फिर आपने m यहाँ से कॉमन ले लिया, ठीक है, और इधर भी m, तो m से m कैंसिल, u किसके इक्वल बच गया, v1 cos थीटा प्लस v2 cos फाई। तो मैं कोशिश करूंगी कि इसी बोर्ड पे पूरा हो जाए, तो एक एक लाइन में मैं दो स्टेप समझा रही हूँ, अगर कुछ ना समझ में आए तो एक बार रिपीट करके देख लेना। तो हमने दोनों मास सेम ले लिए, सेम हो गए तो कॉमन आ जाएगा, और ये वाले मास से ये वाला मास कैंसिल, तो u की वैल्यू कितनी आ गई, v1 cos थीटा प्लस v2 cos फाई। इसे हम फर्स्ट इक्वेशन अज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। ये हो गया मोमेंटम अलोंग एक्स एक्सिस। अब आ जाते हैं मोमेंटम अलोंग वाई एक्सिस। अब बिफोर कोलिजन वाई एक्सिस में तो कोई वैल्यू ही नहीं है, फर्स्ट वाला जो ऑब्जेक्ट है ये एक्स एक्सिस के अलोंग आ रहा था, सेकंड वाला तो रेस्ट पे है। तो मोमेंटम अलोंग वाई एक्सिस बिफोर कोलिजन किसके इक्वल हो गया, जीरो। आफ्टर कोलिजन फर्स्ट वाले की जो वेलोसिटी वाई एक्सिस पे जो आ रही है वो कितनी है, v1 sin थीटा, तो उसका मोमेंटम कितना हो जाएगा, मास इनटू दैट कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, और वो कंपोनेंट किसके इक्वल है, v1 sin थीटा। उसके बाद सेकेंड वाले का वाई एक्सिस पे कौन सा कंपोनेंट आ रहा है वेलोसिटी का, v2 sin फाई। तो क्या आ गया हमारे पास, मोमेंटम कितना हो गया, m2 v2 sin फाई, बट बीच में कौन सा साइन लगा रखा है हमने, नेगेटिव का। नेगेटिव क्यों, वही बार बार वेक्टर क्वांटिटी है, डायरेक्शन का ध्यान देना है, ये दोनों एक दूसरे से अपोजिट डायरेक्शन में है। v1 sin थीटा ऊपर लग रहा है, v2 sin फाई नीचे, तो बीच में कौन सा साइन आएगा, नेगेटिव, ठीक है। उसके बाद फिर से वही हमने वो वाली असम्पशन ली कि m1 और m2 दोनों सेम, पहले ये नेगेटिव है, इसे इधर लिया, क्या हो गया, पॉजिटिव, ठीक है। फिर m1 और m2 दोनों सेम, मैं इसी में कर देती हूँ, मैं इसको उधर ले गई तो ये पॉजिटिव हो गया, m1 और m2 दोनों सेम, ओ ये तो बन ही रहेगा, तो m से m क्या हो गया, कैंसिल, तो v1 sin थीटा किसके इक्वल हो गया, v2 sin फाई। आप इसे साथ साथ सॉल्व करना, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। v1 sin थीटा इज इक्वल टू v2 sin फाई, ये आपकी सेकंड इक्वेशन बन गई। अब आ जाते हैं, अब हमारा मोमेंटम तो कंप्लीट, दो डायमेंशन पे बात होनी थी, हो गई। अब आते हैं काइनेटिक एनर्जी इज कंजर्व। अब काइनेटिक एनर्जी कंजर्व है, लेकिन काइनेटिक एनर्जी यानी वर्क डन, और क्योंकि जितना आप काम करते हो उतनी एनर्जी आप स्टोर करते हो, और वर्क कौन सी क्वांटिटी होती है, जो स्केलर, तो इसमें हमें डायरेक्शन का ध्यान नहीं देना। तो डायरेक्ट हम एनर्जी का फॉर्मूला राइट करेंगे,
तो एनर्जी बिफोर कोलिजन किसके इक्वल होगी, हाफ m1u1, मतलब u1 नहीं है तो u है, ये फॉर्मूला आ गया हाफ m1u² प्लस हाफ m1v1 स्क्वायर। यहाँ अब हम v1 के कंपोनेंट का यूज नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि हमें ये कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर, तो हमें कंपोनेंट यानी डायरेक्शन देखनी ही नहीं है, तो हम नॉर्मल वैल्यू का यूज करेंगे। ठीक है, हाफ m1v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2v2 स्क्वायर। ये वेक्टर क्वांटिटी थी, इसीलिए इसमें हमने दोनों अलग अलग डायरेक्शन में निकाला, लेकिन ये स्केलर है तो हम नॉर्मल वैल्यू एक वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, अब इसमें भी वही स्पेशल केस लेंगे, हम m1 और m2 क्या देंगे, इक्वल, m1 और m2 दोनों की जगह हमने m पुट कर दिया। फिर इन दोनों में से देखो हाफ m कॉमन आ रहा है, हाफ m कॉमन आ गया, तो अंदर क्या बच गया, v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर, और फिर हाफ m से हाफ m क्या हो गया, कैंसिल। अगर आप यहाँ भी m1 की जगह m पुट कर देंगे तो एक और इक्वेशन हमारे पास बन जाएगी, दैट विल बी u स्क्वायर इज इक्वल टू v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर। तो हमारी ये तीन इक्वेशन बन गई। अब तीन इक्वेशन का हम यूज करेंगे ये प्रूव करने के लिए कि इस स्पेशल केस के लिए ये दोनों कितने एंगल पर जाती है, 90 डिग्री। तो कुछ नहीं करना, मैथ्स का यूज करना बस आपको यहाँ पर u की दो वैल्यूज दिख रही होंगी, दिख रही है, तो आप पहले इन दोनों से एक नई इक्वेशन बनाने की कोशिश करते हैं, मींस इस u की वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं, क्योंकि यहाँ स्क्वायर है, थोड़ी और एलैबोरेट हो जाएगी। बाय पुटिंग इक्वेशन फर्स्ट इन थर्ड, तो हमने u की वैल्यू ये पुट कर दी, u की वैल्यू कितनी है, v1 cos थीटा प्लस v2 cos फाई, ये वैल्यू है ना, इसको हमने यहाँ पुट कर दिया। अब इस पूरे का स्क्वायर है तो इसका भी क्या हो गया, स्क्वायर, बाकी इसके साइड में क्या है, v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर। ठीक है, थर्ड इक्वेशन में फर्स्ट इक्वेशन को पुट कर दिया। अब ये स्क्वायर है, सपोज ये a है, ये b, a प्लस b का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। सिंपल हमने फॉर्मूला अप्लाई किया, मैथ्स लगेगा, मैथ्स, बस आप साथ के साथ इसे सॉल्व करते जाना। ठीक है, और इस साइड तो क्या था, v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर। अब उसके बाद हम क्या करते हैं, ये जो इधर भी v1 स्क्वायर दिख रहा है आपको और इधर v2 स्क्वायर इस साइड भी, तो हम इन टर्म को एक साथ ले आते हैं। सिर्फ ये वाली टर्म 2v1 v2 cos थीटा cos फाई को यही रहने दिया, v1 स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा पॉजिटिव है, इस साइड आके क्या हो गया, नेगेटिव, और v2 स्क्वायर cos स्क्वायर फाई पॉजिटिव है, इस साइड आके क्या हो गया, नेगेटिव। ठीक है, अब इसके बाद मैं इसी में ही नेक्स्ट स्टेप सॉल्व करवा रही हूँ, ध्यान से देखना। अब इन दोनों में से v1 स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो क्या बच जाएगा अंदर, 1 माइनस cos स्क्वायर फाई। ऐसे ही सेम इन दोनों में से भी v2 स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो इधर तो बच जाएगा 1, इधर ओनली cos स्क्वायर फाई, v2 स्क्वायर इंटू 1 माइनस cos स्क्वायर फाई। तो थोड़ा सा टाइम कम लगे, जल्दी जल्दी वीडियो बन जाए और बार बार लिखना ना पड़े। ठीक है, टाइम ज्यादा ना लगे, तो इसके लिए साथ के साथ हम इसको समझते जा रहे हैं। ठीक है, ये हमारे पास बन गया। अब 1 माइनस cos स्क्वायर फाई किसके इक्वल होता है, साइन स्क्वायर फाई, और फाई नहीं होगा यहाँ पर, थीटा होगा। ठीक है, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा किसके इक्वल हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस cos स्क्वायर फाई किसके इक्वल हो जाएगा, साइन स्क्वायर फाई। पढ़ा हुआ है ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो साइन स्क्वायर थीटा मैं लिख देती हूँ प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होगा, साइन स्क्वायर थीटा के इक्वल होगा ना। तो यहाँ पर वही हमने किया, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा की जगह साइन स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस cos स्क्वायर फाई की जगह साइन स्क्वायर फाई। और अब हम अपनी सेकेंड इक्वेशन का यूज करेंगे कि v1 साइन थीटा किसके इक्वल है, v2 साइन फाई। दैट मीन्स अगर हम स्क्वायर कर दें तो v1 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होना चाहिए, v2 स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई। तो हम इसमें से किसी भी एक में वैल्यू पुट कर देते हैं। ठीक है, मैंने पुट कर दिया v1 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा की जगह v2 स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई।
अकॉर्डिंग टू इक्वेशन सेकेंड दोनों एक दूसरे के क्या है, इक्वल है, तो मैंने यहाँ पुट कर दिया। दोनों वैल्यू सेम सेम होगी, ऐड हो गई, तो क्या आ गया यहाँ पर 2v2 स्क्वायर साइन स्क्वायर 5, और इस साइड क्या बच रहा था 2v1 v2 cos थीटा एंड cos 5। अब इसे भी अगर आप ध्यान से देखो तो 2 से 2 कैंसिल, एक v2 से एक v2 कैंसिल, ठीक है, और आपके पास क्या फॉर्मूला बन जाएगा v1 cos थीटा cos 5 इज इक्वल टू 2 तो कैंसिल हो चुका है, v2 साइन स्क्वायर 5। इसको दोबारा करना पड़ेगा, एक सेकेंड करना पड़ ही गया डस्टर का यूज। मैं सोच रही थी जल्दी जल्दी वीडियो बन जाए, क्योंकि ज्यादा बड़ी हो जाती है तो फिर अपलोड होने में भी दिक्कत होती है। चलो यहाँ क्या वैल्यू आ गई हमारे पास, cos थीटा cos 5 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। किसके इक्वल आ गई हमारे पास v2 अपॉन v1 साइन स्क्वायर 5, cos थीटा cos 5। हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं v2 साइन स्क्वायर 5 को v2 साइन 5 इंटू साइन 5 अपॉन v1। अब इसके बाद v2 साइन स्क्वायर 5 है ना, तो साइन 5 इंटू साइन 5, और v2 साइन 5 किसके इक्वल है, v1 साइन थीटा के लिए इक्वल है, ठीक है। तो cos थीटा cos 5 किसके इक्वल हो गया हमारे पास v2 अपॉन v1, v2 साइन 5 की जगह हम क्या राइट कर देते हैं v1 साइन थीटा एंड साइन 5। तो v1 से v1 क्या हो गया कैंसिल, तो cos थीटा cos 5 इक्वल आ गया साइन थीटा साइन 5 के। यहाँ तक कोई डाउट, ठीक है, फॉर्मूले का यूज किया। अब इसके बाद हमें फिर से थोड़ा सा और स्पेस की जरूरत है। मैं डायग्राम ये चलो कोई नहीं, अब तो हो गया, बाद में देख यहाँ पर बताना था कि एंगल 90 डिग्री होगा, ठीक है। चलो cos a प्लस बी किसके इक्वल होता है, cos a cos b माइनस साइन ए साइन बी। अब आपने इतनी मेहनत जो की, आपने क्या देखा कि cos थीटा cos 5 किसके इक्वल है, साइन थीटा साइन 5, मीन्स ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं। और अगर आप सेम वैल्यू में सेम वैल्यू माइनस करोगे तो आपके पास आंसर कितना आएगा 0। और ये वैल्यू cos की वैल्यू 0 कब होती है, मीन्स जब आपका एंगल कितना हो 90 डिग्री। तो cos से cos कैंसिल, यानी थीटा प्लस फाई आपके पास किसके इक्वल हो गया 90 डिग्री। तो यही बात हमें प्रूव करनी थी कि आफ्टर कोलिजन, यहाँ कर देती हूँ कि दोनों यानी थीटा प्लस फाई यानी दोनों कितने एंगल पर जा रही हैं 90 डिग्री। कौन से स्पेशल केस के लिए, जब दोनों का मास क्या था सेम था। तो समझ गए, ये आपका टॉपिक अब कंप्लीट है। कोई डाउट रह गया बीच में रिपीट देख लेना, नहीं तो लाइव में पूछ लेना। ओके स्टूडेंट्स, दैट इज इट फॉर टुडे।